हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पहले भी कई बार बातचीत की है छोटे पॉइंट्स में। आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज फिनिश कर देंगे। उस टॉपिक का नाम है जॉब वर्क। हम में से कई लोग अफेक्टेड हैं जीएसटी में जॉब वर्क से। भाई होता क्या है, हमने अपना काम किया आधा अधूरा, किसी दूसरे को काम सौंप दिया पूरा करने के लिए। भाई तू मेरा जॉब वर्कर है, इस वर्क को पूरा करके सामान लौटा देना। ना आई एम knowing as principal and the person who will treat or do process on that particular thing will known as job worker। देखा जाएगा डेफिनेशन, अभी हम लोग आ रहे हैं देखने। तो वो प्रिंसिपल और वो जॉब वर्कर। अब मैंने यहाँ से सामान की सप्लाई की, तो पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? याद करें उस शेड्यूल 1 को जिसमें मैंने सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन की बात की थी और मैंने साफ साफ कहा था कि 43A के तहत मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43A, if any supply is made by any principal to its job worker shall not be considered as supply। ओके, यानी सप्लाई नहीं माना जाता। अगर मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने अपना सामान जॉब वर्कर को प्रोसेस करने या ट्रीटमेंट के लिए दिया है और उस ट्रीटमेंट या प्रोसेस के बाद वो सामान हमें भेज देगा वापस, तो इसे कहेंगे जॉब वर्क और उसे कहेंगे जॉब वर्कर और मुझे कहेंगे प्रिंसिपल। और इस प्रोसेस में जो मैंने सामान सप्लाई किया था दैट इज़ नॉट टेंटामाउंट टू सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। हाँ, मैंने बार बार ये बोला, शेड्यूल 2 में ये बताया था कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। याद आया? हाँ, मैंने बार बार ऐसे हाथ की तरह इशारा भी किया था, तो ये तो याद आया होगा। बिल्कुल सर, याद आ गया। हम इस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं और शेड्यूल 1 ने साफ साफ मना किया था, इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे पैरा नंबर 5 के हिसाब से। और सेक्शन 43A वर्ड यूज हुआ था वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया था कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारे पास समय आ गया है सेक्शन 43A जॉब वर्क के बारे में बात करने के लिए। तो जॉब वर्क के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ इसके कुछ रेफरेंस सेक्शन हैं। सेक्शन 16A आप लोग अगर जानते हैं, सैनवेट क्रेडिट का नाम सुना है, तो यहाँ पर उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे जॉब वर्क के रेफरेंस में। सर, हम लोगों ने आज तक इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसका हम बेनिफिट कैसे ले पाएंगे? अरे हम आपको बताएंगे 16A के प्रोविज़न अगर आज हम लोगों ने यहाँ ओवर कर दिए ना, तो सेक्शन 16, सेक्शन 16A और सेक्शन 17, ये 3 ही मेन सेक्शन हैं आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में। कितने? जब हम सैनवेट क्रेडिट की बात करेंगे ना, तो मेनली हमें 3 सेक्शंस की ओर देखना पड़ेगा। पहला रहेगा 16A और थर्ड रहेगा 17। मेन ये सेक्शंस रहेंगे। तो हमारा तो आज एक सेक्शन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हम चाहें तो केवल आपको आज सेक्शन 43A1 और 43A2 पढ़ाकर टॉपिक 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी तो तब मानी जाएगी जब जॉब वर्क से रिलेटेड हम बाकी सारे ट्रीटमेंट भी आज ही यहीं ख़त्म कर लें। और साथ ही साथ हम आज आपको सेक्शन 150 और 151 के भी दर्शन कराएंगे। यानी सेक्शन 150 और 151 में क्या होता है उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे सेक्शन 43A और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा सेक्शन 16A की ओर। तो 43A को जाने से पहले तो मुझे सर जॉब वर्क की डेफिनेशन बता दीजिए। सेक्शन 262 फर्स्ट मैंने आपको जॉब वर्क की डेफिनेशन दे दी है। और जॉब वर्कर की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें लिखा है, एंड द जॉब वर्कर शैल बी डिफाइंड
अकॉर्डिंगली देयर ऑफ मीन्स कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंगली देयर ऑफ। तो इस तरह से हम जॉब वर्कर की डेफिनेशन अपने मन से बना लेंगे। अगर हमें सेक्शन 262 डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्क समझ में आ गई तो इसका मतलब हमें जॉब वर्कर की भी डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। जॉब वर्कर मीन्स अंडरटेकिंग, सेक्शन 262 जॉब वर्क मीन्स अंडरटेकिंग यानी किसी चीज को लेना, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस बाय अ पर्सन ऑन गुड्स। तो अगर हम जॉब वर्क को बोलें तो जॉब वर्क मीन्स एनी अंडरटेकिंग एनी treatment or process by a person on goods belonging to another। सामान मुझसे बिलोंग करता है, आप जॉब वर्कर हो तो आप जॉब वर्क करोगे, जॉब वर्क आप कर रहे हो, ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो, उस सामान पर आप जॉब वर्क कर रहे हो जो बिलोंग करता है किसी अदर पर्सन से, और मैं अदर पर्सन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूँ, एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। और जॉब वर्कर का मतलब वो बंदा यानी आप जो इस ट्रीटमेंट और प्रोसेस को कर रहा है मेरे बिहाफ पे, विल बी नोन एज जॉब वर्कर। हो गया, कुछ नया नहीं बताया, आगे बढ़ सकते हैं जी। सेक्शन 43A कहता है, वापस आ गए अपने काम के मुद्दे पर। सेक्शन 43A कहता है द कमिश्नर में परमिट अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, द कमिश्नर में परमिट टू अ टैक्सेबल रजिस्टर्ड, मेरी बात हो रही है प्रिंसिपल की, द कमिश्नर में परमिट टू अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन टू सेंड टैक्सेबल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बोल्ड लेटर्स में, टू अ जॉब वर्कर। अब आपकी बात हो रही है, द कमिश्नर में परमिट टू प्रिंसिपल टू सेंड द टैक्सेबल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क एंड फ्रॉम देयर सब्सिक्वेंटली। अब उसके बाद जब आप जॉब वर्क कर लोगे तो, एंड फ्रॉम देयर सब्सिक्वेंटली send to another job worker and likewise and may after completion of job work। पहले हम इतना पढ़ लेते हैं, अभी भी याद है लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। कमिश्नर परमिट कर सकता है रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स के थ्रू सामान आपको भेजने के लिए, जॉब वर्कर को, और या तो आपकी प्रीमाइसेस से किसी दूसरे जॉब वर्कर को सामान भेजने के लिए। यू आर अ जॉब वर्कर, नाउ यू विल डू द प्रोसेस और ट्रीटमेंट ऑन दैट गुड्स विच आई सप्लाइड टू यू। नाउ आफ्टर प्रोसेसिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट, if you are just going to pass it on to another job worker, you may do so, but again it would not be treated as supply of goods, but yes, the prior approval of commissioner is sought to be receipt. Yes, the commissioner may permit a registered taxable person to send taxable goods without payment of tax to a job worker for job work, and from there subsequently, अब आप किसी को भेज सकते हो, send to another job worker and likewise, and may after completion of job worker allowed to bring back। अब जॉब वर्क आप लोगों ने कर लिया, आपने किसी को भेज करके कर लिया, अब आप लोगों ने जॉब वर्क करके लिया, allowed to bring back such goods, मैं इस सामान को वापस ले आऊंगा, bring back such goods to any of his place of business without payment of tax। ओके, आपको अब पेमेंट टैक्स की करने की जरूरत नहीं है, अब ये सामान वापस आ गया मेरे पास, for supply therefrom on payment of tax within India or with or without payment of tax for export as the case may be। ये बाकी की लाइनें तो पढ़नी ही नहीं चाहिए थी, बस इतना बहुत था। and allowed to bring back that particular goods after getting the job work done without payment of tax in the premises of the principal। That's it, that was sufficient। उसके बाद की कहानी तो भाई, अब सामान मेरे पास आ गया, मेरी प्रीमाइसेस में रख गया सामान, अब मैं जब इसको बेचूंगा तो मैं टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, और अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो टैक्स नहीं दूंगा गवर्नमेंट को। बस इतना ही बोलना था, तो इस कहानी को इसमें शामिल करने से मतलब क्या था, बस इतना ही बोल देते, दैट वाज सफिशिएंट। बस अब हम इस चीज़ को फिर पढ़ते हैं।
the commissioner may permit to principal to send the goods to job worker for job work without payment of tax, and again the job worker can send the same goods or processed goods to another job worker for subsequent treatment or processes, and allow to principal to get it back in its premises without payment of tax. बस इतना ही याद रखना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। आगे की कहानी ऐड किया क्योंकि इसको बी भी ऐड करना था, इसको आगे वाला पॉइंट भी ऐड करना था। देखे ना, ए के साथ नीचे वाला बी भी ऐड करना था, इसीलिए इसने ए को पूरा किया कि मेरे प्रीमाइसेस में सामान आ गया, आप जॉब वर्कर आपने बिना टैक्स के हमारे पास सामान वापस भेज दिया, और अब इस सामान को अगर मैं इंडिया के अंदर बेचूंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करूंगा तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में इसको सेंड कर सकता हूं। हिसाब किताब ओवर। बी पॉइंट बोलता है सप्लाई सच गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ जॉब वर्कर। मैंने आपको जॉब वर्क के लिए सामान भेजा, आपने उसमें प्रोसेस किया, आप वापस कर रहे थे मेरे पास, मैंने कहा रुक रुक रुक, तेरे ही मोहल्ले में मेरा बायर बैठा है, एक काम कर, सामान वहीं से मेरे बायर के यहाँ भेज दे, तू मेरे यहाँ भेजेगा फिर मैं बायर के पास भेजूंगा। ना 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 ना, इतना लंबा रूटीन जाने की जरूरत नहीं है, तू वहीं से सामान को सप्लाई कर दे। आ गया ना बी पॉइंट नया, इसीलिए ऊपर ये कहानी ऐड किया था। सप्लाई सच गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ जॉब वर्कर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट एज द केस मे बी प्रोवाइडेड। ओके, यानी आपके यहाँ से मैं सामान दूसरे बायर को ट्रांसफर कर सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली विद और विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्स एज द केस मे बी, provided the principal declares the place of business of the job worker as an additional place of business। अंडरलाइन कर लें, हम आपकी प्रीमाइसेस से कोई भी सामान आउटसाइड इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से सामान हम आउटसाइड इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एज द केस मे बी, but yes, I have to declare your premises as mine additional place of business। Supply such goods from the place of business of a job worker। ए ने तो बता दिया जो बोलना था, बी क्यों ऐड किया अब समझ में आया कि ए ने कहा था कि आपके पास सामान वापस आ जाएगा और आप हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर अपनी जगह से सप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या आपकी प्रीमाइसेस से मैं सप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि सामान मैं आप ही के यहाँ से सप्लाई करवा दूँ, क्यों मैं वापस पहले अपने यहाँ ले आऊँ फिर बाद में उसको दोबारा सप्लाई करूँ, क्यों आना और जाना, वहीं से जाना और जाना। तो कहा गया ऐसा पॉसिबल है। बी ने कहा सप्लाई सच गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ जॉब वर्क एनी ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया। अगर आपको हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में ही किसी दूसरी जगह पर आप इस सामान को अपने ही प्लेस ऑफ बिजनेस से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो तो आप कर दोगे, लेकिन मुझे उसके लिए टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर मैं कहता हूं कि इस सामान को मुझे एक्सपोर्ट करना है आउटसाइड इंडिया, तो बट ऑब्वियस है, या तो उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा या तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, दोनों केसेस में मेरे ऊपर एक प्रोविजो लगाया गया है, प्रोवाइडेड योर प्लेस ऑफ बिजनेस, जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी एडेड बाय मी एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो उस समय मुझे आपके बिजनेस की प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा, लेकिन ये शो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड बंदे हो। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो मुझे इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है। जी सर, लेकिन इन टोटालिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स की जो बनती है वो प्रिंसिपल की ही बनेगी। बस एक लाइन की बात,
ये पूरा हिसाब किताब जो मैंने अभी तक आपको बताया, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 43A फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क के लिए बस इतना ही प्रोविज़न था। क्या प्रोविज़न था? सेक्शन 262 में बताया गया था जॉब वर्क वो होता है जो अंडरटेक करता है कोई भी गुड्स को प्रोसेस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या प्रोसेस के लिए, जो कि बिलोंग करता है किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन को, और उसी के हिसाब से हम जॉब वर्कर को भी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। आते हैं सेक्शन 43A में। मैंने बताया कमिश्नर मुझे परमिशन दे सकता है कि मैं अपना सामान आपकी प्रीमाइसेस में भेज सकता हूं बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के, अगर आप उस सामान पे जॉब वर्क का काम करोगे या उसको दूसरे किसी भी जॉब वर्कर से करवाओगे। आप भी जॉब वर्कर, आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया दूसरे पर्सन को जॉब वर्क के लिए, और मैं उस सामान को ब्रिंग बैक करता हूँ, ले आता हूँ। क्या करता हूँ? ले आता हूँ वापस अपने प्रीमाइसेस में, ताकि मैं इंडिया में उसको कहीं भी बेच सकूँ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, बाई पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड आई कैन डू द एक्सपोर्ट ऑफ द सेम विद और विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्स एज द केस में भी। ये क्यों ऐड किया था? क्योंकि ये कहानी क्यों ऐड किया था? क्योंकि बी को ऐड करना था। मैं आपकी प्रीमाइसेस से भी सामान को डायरेक्ट सप्लाई कर सकता था, तो कहा गया हाँ, द गुड्स कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर in India with payment of tax, outside India means for export with or without payment of tax as the case may be, provided your place of business must be shown by me as my additional place of business. But this proviso, provided this proviso shall not be applicable in that case where you are already a registered person under section 19. That is full and final. आगे आते हैं, आगे मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर 43A पूरा हो गया जी, पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे 16A इनपुट टैक्स क्रेडिट की। सैनवेट क्रेडिट